Hello friends, welcome to our tutors. Now this is Dishti. Let us we talk about today's very most important और आज हम NCERT क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने लास्ट टाइम दो टॉपिक आई थिंक डिस्कस करे थे, लाइक द 4.1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रॉब्लम्स एंड द स्ट्रेटेजीज, एंड द 4.2 इज द पॉपुलेशन एक्सक्लूजन एंड द बर्थ कंट्रोल. नाउ वी टॉक अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड द sexually transmitted disease we call the STDs, and the 4.5 is the infertility. So we discussed today 4.3, 4.4 and 4.5, and remaining the 4.1 and the 4.2 are with include in the and join the playlist. I have also used the description in a description boxes and the first part of this topic in the description box. I show the showing in the description box the link, so you will be refer. Now we discuss the medical transmission and the MTP medical transmitted MTP. Just a second. MTP. Now this is the vasectomy, tubectomy तक हो चुका था. Now we use and discuss about the MTP is the medical termination of pregnancy. In this medical termination of the pregnancy, intentionally or the voluntary termination of the pregnancy before full term is called the medical termination of pregnancy. अब intentionally और voluntary, अगर हम voluntary termination की बात करें तो voluntary termination like repeated, हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हुई प्रेग्नेंट लेडी, फिर सेकंड टाइम हुई, थर्ड, आई थिंक उसमें गैप डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ, बट दे इंड्यूस द एबॉर्शन. अगर एबॉर्शन वो कंटिन्यू भी करती हैं तो ये इंड्यूस भी कराता है. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts of the 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in a year. अगर हम nearly year की बात करें तो around 45 to 50 million MTPs हर साल परफॉर्म की जाती है. हम ये कह सकते हैं कि टोटल बर्थ, अगर हम टोटल बर्थ या कंसीव्ड प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल बर्थ या कंसीव्ड प्रेगनेंसी के रेशो 1/5 या 1/5 टाइम्स जो है एबॉर्शन के या एमटीपीज के चांसेस बढ़ते हैं पॉपुलेशन में. Whether accept or the legacy MTP or not is being debated upon in many countries due to the emotional, ethical, religious and the social issues involved in it. अब हम MTP की बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि ये बहुत सारी जगह जो है इमोशनली भी, इथिकल भी, रिलीजियस भी और सोशल इश्यूज भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो एबॉर्शन को इंड्यूस करते हैं. अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो दिस इज लीगलाइज्ड. ये एमटीपी लीगलाइज्ड किया गया था 1971 में विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज. मीन्स कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस के साथ, क्योंकि इसका जो है मिसयूज ना हो पाए. But the restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India. अगर हम फीमेल फेटिसाइड्स की बात करें तो ये रिस्ट्रिक्ट किया गया. आई थिंक ये इनडिस्क्रिमिनेट भी हुआ. अब इलीगली अगर फीमेल फेटिसाइड करती है तो ये रिपोर्टेड किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिपोर्टेड किया गया था हमारे भारत के अंदर. अब एमटीपी क्यों जरूरी है? वाई एमटीपी इज कंपल्सरी? अगर हम बात करें कि डायरेक्ट इसका आंसर देखें तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करता है? प्रिवेंट करता है. ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग द क्वाइटस और रेप्स. मैक्सिमम चांसेस ये है कि क्वाइटस और रेप्स के केस में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है. वाई? बिकॉज अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के थ्रू क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both.
अगर हम MTPs की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कैसे सर्टन केसेस में या कंटिन्यूशन, अगर हम प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन देख रहे हैं तो उसमें ये कैसे हार्मफुल है और फेटल दोनों ही है, एक बेबी के लिए, एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए और उसकी मदर के लिए, हम ये कह सकते हैं जच्चा बच्चा दोनों के लिए। Now, these MTP are considered relatively safe during the first trimester. अगर हम MTP की बात करें तो ये क्या है, कंसिडरेबली अगर हम देखें तो ये सेफ है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें मतलब फर्स्ट 3 मंथ की बात कर रहे हैं, जब बेबी प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाया है तब की बात कर रहे हैं। अगर ये 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है, अप टू द 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, हमें ये याद रखना है कि एक महीने में आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं, इन 1 month 4 वीक आर देयर, सो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन द 3 मंथ आर 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ये हमें याद रखना है कैलकुलेशन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं और 1 मंथ में 4 वीक होते हैं। ऐसे अगर हम 4 into 3 करेंगे तो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्कियर हो जाता है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय द अनक्वालिफाइड स्लैक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी द फेटल टू। अगर हम ये बात करें कि ये रिस्क तो है बट दिस इज द ट्रेंड, ये ट्रेंड बहुत सारे लोगों में MTPs परफॉर्म करने की इलीगली और अनक्वालिफाइड तरीके से लोग इसे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, जो एक अनसेफ पोजीशन पे चले जाता है और ये फेटल टू भी हो जाते हैं। सो अनदर डेंजरस ट्रेंड की बात करें तो दिस इज द मिसयूज ऑफ द एमनियोसिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। अगर इसे दूसरे टाइप से देखें, अगर मेल फीमेल चाइल्ड ये जेंडर हमें पता लगाना है तो ये एमनियोसिंथेसिस या सेक्स डिटर्मिनेशन ट्रीटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली इफ द फिटस इज फाउंड टू बी अ फीमेल, यदि कोई फिटस फीमेल पाई जाती है, सो इट इज फॉलोड बाय द MTP। इससे MTP के थ्रू क्या करेंगे, ये टोटली ये लीगल हम बोल सकते हैं लॉस के अगेंस्ट जाके ये क्या करते हैं, वहाँ पे बढ़ा देते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये लॉस के अगेंस्ट जाके उसमें वर्क करते हैं। Now we talk about such practices should be avoided because they are dangerous both for the young mother and the fetus। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, किसके लिए, यंग मदर्स के लिए भी और फिटस के लिए भी। अगर हम इफेक्टिव काउंसलिंग की बात करें सो नीड टू बी अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द इलीगल एबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज कुड रिजर्व द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड। अगर हम ये देखें कि ये इफेक्टिव तो है, अगर हम काउंसलिंग करके देखें या हम अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स के बारे में काउंसलिंग करें या हम रिस्क फैक्टर बताएं उन्हें कि ये इलीगल है, एबॉर्शन इलीगल है, आप किस तरीके से दूसरी फैसिलिटीज के थ्रू एक अनहेल्दी ट्रेंड को हेल्दी ट्रेंड बना सकते हैं। सो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन हम बोल सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर हम देखें MTP का जो 1917 के अंदर किए गए थे उसके अकॉर्डिंग हमें याद रखना है कि MTP को हम कब लीगल वे में ले सकते हैं और कब हम अनलीगल वे में नहीं ले सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द 4.4 इज द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात करें, दिस इज द STIs। दिस इज द इन्फेक्शन और द डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और द वनरेबल डिसीज। और द RTI हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर लाइक हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रांसमिटेड सेक्शुअल इंटरकोर्स में हम बोल सकते हैं कि STDs रहते हैं, वो इन्फेक्शन और डिसीज कॉज कर रहे हैं। ये वनरेबल डिसीज मीन्स ये वनरेबल है, मीन्स ये ट्रांसमिटेड है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू भी ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। जैसे कुछ STDs के नाम हमें याद रखना है बिकॉज NEET-UG चिल्ला के क्वेश्चन पूछता है और अब तो एम्स और NEET-UG और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी फॉर द मेडिकल एंट्रेंस सारे क्या हो चुके हैं, असेंबल हो चुके हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें NCERT में से बनते हैं वो सारे हमें बार बार मैं हर क्वेश्चन हर टॉपिक के अंदर आपको बताते जाऊंगी कि किस टॉपिक के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या नहीं पूछे गए हैं। तो हमें बारी बारी से सारे टॉपिक भी याद रखना है कि किसमें NCERT क्वेश्चंस बनाती है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वहां पर डिराइव होते हैं। सो अगर हम STDs की बात करें जो RTI के थ्रू जो है वनरेबल है, अगर हम RTI के देखें तो गोनोरिया, सिफिलिस,
genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent years. ये सारे डिस्कस्ड रिएक्शंस हम बोल सकते हैं इन्फेक्शन से जो हमें रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा मिले हैं. HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STIs. हमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या मिला है? HIV जो लीड करता है एड्स को. अब एड्स का फुल फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था पार्ट 1 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. अब HIV की बात करते हैं. HIV इज वन ऑफ द वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस. ये हमें याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है. अब अमंग दिस द HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन चैप्टर 8. हम इस वायरस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में मीन्स हम बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर. सम ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक द हेपेटाइटिस B एंड द HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ द इंजेक्शन नीडल्स. अब ये बोल सकते हैं हम कि इंजेक्शन नीडल्स के थ्रू किस तरीके से इन्फेक्शन फैल रहा है, किस तरीके से हेपेटाइटिस B बहुत ही ज्यादा वनरेबल है, साथ ही साथ HIV भी ट्रांसमिट की जा रही है. सो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है. विथ इन्फेक्टेड पर्सन ऑन द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड. अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में यह ट्रांसफ्यूजन, अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करा जाए या इन्फेक्टेड मदर से उसके फिटस को हो जाए, और बहुत सारे ऐसे रूट ऑफ इन्फेक्शन है जो इसमें चेंजेस बहुत जल्दी लेकर आते हैं, मीन्स ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, हमें याद रखना कि एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीस and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. अगर हम हेपेटाइटिस B की बात करें, जेनाइटल हर्पीस की बात करें या HIV इन्फेक्शन की बात करें, इन सभी को बहुत अच्छे से क्योर किया जा सकता है अगर ये बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाए या इनके बहुत जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए. सो अर्ली सिम्टम्स हमें याद रखना है. इसके अर्ली सिम्टम्स क्या है? अर्ली सिम्टम्स ऑफ दिस आर द माइनर एंड इंक्लूड इचिंग. अर्ली सिम्टम्स हमें याद रखना है कि ये क्या करता है? इचिंग कॉज करता है. मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जेनिटलियर ट्रैक है या हमारा हम बोल सकते हैं कि यूटेराइन ट्रैक, वहां पे क्या करेगा? ये हमें इचिंग इन्फेक्ट करेगा. फ्लूइड डिस्चार्ज करेगा, ये फ्लूइड डिस्चार्ज करता है. स्लाइटली पेन होता है वहां पर, और साथ ही साथ स्वेलिंग भी बनी रहती है इन दी जेनिटेलिया रीजन या इन दी जेनाइटल रीजन. इन्फेक्टेड फीमेल्स में हमें मैक्सिमम क्या मिलते हैं? एसिम्टोमेटिक मिलता है. इन्फेक्टेड फीमेल्स अगर HIV इन्फेक्ट होती है या जेनाइटल हर्पिस इन्फेक्ट होती है, हेपेटाइटिस B इन्फेक्ट होती है, तो वो एसिम्टोमेटिक मिलती है. में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक उनमें डिटेक्शन हमें नहीं मिलता है. सो एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द STIs और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस. अगर हमें सिम्टम्स एब्सेंस मिले या बहुत कम सिम्टम्स मिले, तो ये अर्ली स्टेज हम बोल सकते हैं कि ये एक सोशल स्टिग्मा की तरह उसके लाइफ में बना रहेगा. सो डिटेक्टर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द गोइंग फॉर द टाइमली डिटेक्शन द प्रॉपर ट्रीटमेंट. अगर डिटेक्ट कर लिया जाए और एक टाइमली डिटेक्शन के साथ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके, तो वह उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे वो बाद में हमें कम मिलेंगे और पहले हम उसे ट्रीटमेंट दे चुके होंगे. सो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमें इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड दोनों देखने को मिलता है. इसमें विंडो पीरियड जो रहता है वो क्या होती है? बहुत लॉन्ग होती है. आई थिंक 10 to 15 ईयर तक जो है विंडो पीरियड हमें देखने को मिलता है. सो विच इंक्लूड द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस. इसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हमें ज्यादा मिलेंगी, जिसे हम PID भी कहते हैं. एबॉर्शंस बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे. स्टिल बर्थ मतलब एक एज के पहले बर्थ हमें देखने को मिलेगा. एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा, मतलब बारी बारी से वो 1 by ईयर टू ईयर क्या हो रही है? प्रेग्नेंट हो रही है.
और इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और हमें साथ ही साथ इनफर्टिलिटी और कैंसर भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मिल सकता है. सो STIs और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस इन्फेक्शंस आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी. ये एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि थ्रेट एक हेल्दी सोसाइटी के लिए. सो देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिसीजेस आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. हम ये कह सकते हैं कि इसे बहुत जल्दी हम डिटेक्ट करके प्रिवेंशन देके इस डिसीज को क्योर करने की हम कोशिश कर सकते हैं, जो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है. सो दो all persons are vulnerable to this infection, their incidence are reported to be very high among the persons in the age of the 15 to 24 years. The age group of which you are belongs, there is no reason to panic because prevention is possible. So one could be free of this infection by following the simple principles. हम ये कह सकते हैं कि 15 से 24 साल के अंदर अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से वो ग्रस्त होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा जीवन जी सकता है और उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. वो सिर्फ अपना ट्रीटमेंट कराए, वो बहुत जल्दी इजी तरीके से ठीक हो सकता है. सो हमें 3 इंपॉर्टेंट इसमें प्रिंसिपल्स का याद रखना है. अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स. उन्हें अवॉइड करना चाहिए विद द सेक्स ऑफ द अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ. सेकेंडरी चीज हमें याद रखना चाहिए, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग द क्वार्टर्स, और क्वार्टर्स के दौरान उसे कॉन्डोम यूज करना चाहिए. नाउ द थर्ड वन, इन केस ऑफ अ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीटेड ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विथ इन्फेक्शन. और अगर उसे कुछ डाउट है तो वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपना सैंपल देके और डिटेक्ट करा सकता है कि उसे ये प्रॉब्लम है तो नहीं, और अगर है तो वो अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट कराए और डायग्नोस्ड कराए अगर वो इन्फेक्ट है तो. So this all about the STDs or sexual transmitted disease with the infection. So we talk about the 4.5 is the infertility. अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसका मैं आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे सकती हूँ, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम ग्रुप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मैं बता भी देती हूँ 9424570979. I repeat 9424570979. So this is the telegram group you will be joined. Now the next point is the 4.5 is the infertility. अब हम infertility की बात करें. So this is the reproductive health is incomplete without a mention of the infertility. हम ये कह सकते हैं कि reproductive health incomplete है अगर हम उसमें infertility को mention नहीं करते हैं तो. So अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनफर्टिलिटी. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट यूजी 2021 के लिए अपकमिंग द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स. आप सारी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए इनफर्टिलिटी को भी तैयार कर सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चंस इसमें इजीली हमें देखने को मिलते हैं. नाउ वी डिस्कस द इनफर्टिलिटी. अ डिस्कशन ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट इन्फेक्शन और मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी. Now we discuss the infertility. Infertility is that a large number of the couples all over the world, including India, are infertile. हम ये कह सकते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ कपल्स जो हैं, अगर हम भारत की बात करें, भारत की यहाँ ना बोलते हुए हम पूरी दुनिया की बात करें, तो एक लार्ज नंबर ऑफ कपल्स में हमें इनफर्टिलिटी या इनफर्टाइलनेस मिलती है. अगर हम देखें कि दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन. अगर हम ये बोले कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन के थ्रू जो है बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है, तो वहां पर इनफर्टिलिटी का कॉज आएगा. The reason for this could be many physical, congenital diseases, drugs, immunological और even psychological in India. हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजन है जो इनफर्टिलिटी के लिए हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कॉज के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फिजिकल रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, लाइक कंजेनाइटल हम बोल सकते हैं, लाइक डिसीजेस बोल सकते हैं कि उसे कोई हम बोल सकते हैं कि STDs हो या वहाँ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से उसे
इन्फेक्शन किया हुआ नाउ हम ड्रग्स के भी बारे में हम बोल सकते हैं, कुछ ड्रग्स शायद इन्फेक्ट कर जाती है, किसी किसी पर्सन को सूट नहीं करती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल। हम इम्यूनोलॉजी वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी या उसकी इम्यूनिटी पावर क्या हो, वीक हो, ये भी हो सकता है। और साइकोलॉजिकल मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकली भी एक्टिव नहीं हो बेबी प्लानिंग के लिए, कंसीव करने के लिए, आइदर बी मेल और फीमेल। Now, in India, अगर हम इन इंडिया की बात करें, so often the female is blamed for the couple being childless. इंडिया में मैक्सिमम फीमेल जो है ब्लेम करती है कपल को कि वह चाइल्डलेस है कपल की वजह से। बट मोर देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम सिर्फ मेल पार्टनर में ही है। सो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इज द इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। कुछ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स बनाई गई है ऐसे लोगों के लिए, हम उन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी कहते हैं। यहाँ पर ये हेल्प करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, ये क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को या उस हम बोल सकते हैं उस डिसीज को क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। और उसमें अगर कोई ऐसा हमें डिसऑर्डर मिलता है उस कपल के अंदर जो चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकते, तो उस प्रॉब्लम से उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि यह करेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। सो कुछ कपल्स क्या करते हैं, असिस्टेड टू हैव द चिल्ड्रन थ्रू दिस सर्टेन स्पेशल टेक्निक। कुछ कपल्स में ये फेलियर हो जाता है, मीन्स डायग्नोसिस के बाद भी उनमें इनफर्टिलिटी बनी रहती है। तो ऐसे पेरेंट्स कुछ स्पेशल टेक्निक को फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं आर्ट। आर्ट का फुल फॉर्म हमें याद रखना है। स्पेशल टेक्निक्स हमें याद रखनी कौन कौन सी है, बिकॉज नीट यूजी में क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं आर्ट के ऊपर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर, इन विवो फर्टिलाइजेशन के ऊपर, इम्प्लांटेशन के ऊपर, इम्प्लांट्स के ऊपर, कॉपर टी के ऊपर, हम बोल सकते हैं आईयूसीडीज के ऊपर, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के ऊपर, इसलिए हमें याद रखना है। अब आर्ट की बात करें या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये 2 टाइप की होती है। एक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होती है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम बोल सकते हैं ये आउट ऑफ द बॉडी, हम बोल सकते हैं आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होती है। और इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये इनसाइड द बॉडी या बॉडी के अंदर की जाती है। तो हमें दोनों ही फर्टिलाइजेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाउ वी डिस्कस द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Fertilization outside the body is almost similar condition as that in the body. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, लेकिन ऐसी कंडीशन बना दी जाती है, ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता है कि वह ऐसा लगे उन्हें कि ये बॉडी के अंदर ही पूरी हम बोल सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन चल रही है। नाउ फॉलोड बाय द एम्ब्रॉयड ट्रांसफर। फॉलोड करता है ये एम्ब्रॉयड ट्रांसफर को भी हम बोल सकते हैं कि हेल्प करता है। is one of such methods. In this method popularly known as the test tube बेबी प्रोग्राम। इस मेथड के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी आता है। ओवर फ्रॉम इसमें क्या किया जाता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों डोनर हो सकते हैं। अगर मेल डोनर है तो उसका स्पर्म हम यूज कर सकते हैं, अगर फीमेल डोनर है तो उसका ओवा यूज कर सकते हैं। So are collected and are induced to form a zygote under stimulated condition in the laboratory. इन दोनों के हम बोल सकते हैं गैमेट्स जो हैं कलेक्ट करके इन्हें जायगोट फॉर्म के लिए हम एक स्पेशल लैब के अंदर हम इसे जायगोट जो है ऐसी कंडीशंस, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके हम उसे जायगोट फॉर्म करा सकते हैं, या हम बोल सकते हैं सिंपल सा हम उसमें फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। दी जायगोट और अर्ली एम्ब्रॉय विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर। मीन्स जायगोट बनने से लेके 8 ब्लास्टोमियर तक हम उसे आर्टिफिशियली क्या करा रहे हैं, उसे हम फर्टिलाइज करा रहे हैं, इम्प्लांट कराने के पहले कि हम सारी प्रोसेस कर रहे हैं। कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। इसके बाद हम उसे ट्रांसफर करेंगे इंटर द फेलोपियन ट्यूब, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं जिफ्ट। इंपॉर्टेंट है, पहले हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में हमने एक इन्वायरमेंट डिसाइड किया, उसमें हमने ओवा फीमेल के और मेल के स्पर्म दोनों को हमने क्या करा, फर्टिलाइज कराया है, जायगोट बनाया और 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक लेकर आए। फिर हमने फेलोपियन ट्यूब में इसे क्या करना है, हमें इसे इम्प्लांट कराना है। क्यों? बिकॉज जो जायगोट है वो आगे जाके क्लीवेज उसमें होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या सेल डिवीजन जो होगा उसमें हम देखेंगे कि ओव्यूलेशन में कितना होता है। ओव्यूलेशन और हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हम सारी देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि कब जो सेल डिवाइडिंग होगी कब नहीं होगी। अब यहाँ पर जिफ्ट बना, तो जिफ्ट में हमने जायगोट इंटर फेलोपियन ट्रांसफर देखा। एम्ब्रॉय विथ मोर देन द 8 ब्लास्टोमियर। अब
अगर एम्ब्रॉयड ब्लास्टोमिया से ज़्यादा होता है तो इसे हम यूटेराइन कंप्लीटली हम इसे यूटेराइन में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने इसे क्या बोल दिया IUT। पहले क्या हुआ, ज़िफ्ट हुआ, ज़ायगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर हुआ, उसके बाद IUT हुआ, इंटर यूटेराइन ट्रांसफर। सो टू कंप्लीट दिस फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रॉयज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब हम इसे इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। सो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विद इन द फीमेल ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। और ऐसी फीमेल्स हमें चाहिए जो कंसीव नहीं कर सकती, उनके लिए हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। नाउ द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब, जिसे हमने गिफ्ट GIFT गैमेट इंटर फेलोपियन ट्यूब। अब हमने फेलोपियन ट्यूब में क्या करा है, गैमेट ट्रांसफर कर दिया। कुछ केस में क्या होता है, हम सरोगेसी भी ले लेते हैं, लाइक हम एक अनादर फीमेल के अंदर, मीन्स कुछ फीमेल इनफर्टाइल होती है, मेल फर्टाइल होते हैं। तो फीमेल अगर इनफर्टाइल है तो हम ये बोल सकते हैं कि रेंटेड वुमेन, या हम बोल सकते हैं किराए पे किसी लेडीज को हम लेके और उसमें उसकी बॉडी में या हम उसके फेलोपियन ट्यूब में क्या करा सकते हैं, वहाँ पर इम्प्लांट करा सकते हैं। क्योंकि अगर कपल में कोई भी एक हम बोल सकते हैं कि इनफर्टाइल है तो किसी अदर या हम थर्ड पर्सन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे टेस्ट बेबी प्रोग्राम को हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। तो कुछ मेथड के थ्रू हम उसमें कर सकते हैं, जैसे कि इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर सकते हैं, ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रॉय इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। हम इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं ओवम में। इसमें क्या होगा, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट। सो इसमें अगर हमें मेल पार्टनर का इनफर्टिलिटी मिलती है या वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता तो हम टेक्निक के थ्रू या ICSI के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। द फीमेल और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट in the ejaculation could be corrected by the artificial insemination technique। अगर स्पर्म काउंट बहुत कम आता है तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के थ्रू उसे इंसेमिनेट या सेमिनेशन उसका करा सकते हैं। सो इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus। हम ये कह सकते हैं कि उस हेल्दी डोनर या हस्बैंड के थ्रू हम उसके स्पर्म्स जो है वहाँ से आर्टिफिशियली हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसेमिनेट करा सकते हैं वेजाइना में और वेजाइना से यूट्रस में। सो दिस इज द IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। दो options are many. All these techniques require extremely high precision handling by the specialized professional and the expensive instrumentation. ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो बस ये है कि हमें एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन के पास जाकर या प्रोफेशनल के पास जाकर हमें एक एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। और हमारे कंट्री में बहुत ही कम ऐसे सेंटर्स है जो टेस्ट बेबी प्रोग्राम इस पर वर्क करते हैं। बहुत से कम लोग जो हैं इसके लिए अवेयर हैं, बिकॉज कुछ लोग सोचते हैं कि शायद अगर प्रोसीजर गलत हो गई या कुछ इसके साइड इफेक्ट हो गए, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आते हैं हमारे पास। नाउ ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। सो हमें पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स कुछ ही लोग जो है उठा पाते हैं, क्योंकि इसके हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा हाईली रिच पर्सन भी एफोर्डेबल कर पाएंगे। नाउ इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर की बात करें, सो इट इज़ द डेटरेंट इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। और इमोशनली भी, रिलीजियस भी और सोशल फैक्टर्स भी अगर हम देखें तो ये एडॉप्शन बहुत ही डेटरेंट मेथड हम बोल सकते हैं कि होता है, बिकॉज लोगों में अवेयरनेस कम है। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर्स इज टू हैव द चिल्ड्रन। अगर हम कुछ प्रोसीजर्स की बात करें तो ये प्रोसीजर से हम बच्चे तो पैदा कर सकते हैं, बट इन दैट केस सो मैनी ऑफेंड एंड दी डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस। हम ये बोल सकते हैं कि इससे अच्छा ये है कि अगर जो एफर्ट नहीं कर सकते वो
जो बच्चे चाइल्ड इंस्टीट्यूट हम बोल सकते हैं, ऑर्फन इंस्टीट्यूट में हैं, या ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, आप उन्हें भी अडॉप्ट कर सकते हैं. हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ. आवर लॉज परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट इज एज एट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर कपल्स लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड. और ये हमारे लॉज एंड ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं कि एक लीगल एडॉप्शन हमें मिलता है थ्रू दी लीगल प्रोसीजर. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये मेथड जो है एक पेरेंट्स को एक पेरेंटहुड में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा. और अगर ये क्वेश्चंस हमें लाइक टेस्ट बेबी पे क्वेश्चंस आते हैं, एमनियोसिंथेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड समथिंग एज लाइक दिस वन इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से आते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन में कहाँ कहाँ से आता है. लाइक इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें मिल जाएगा इंटरसाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंटरयूटेराइन इंसेमिनेशन. तो हमें याद रखना है कि इन विवो इनफर्टिलाइज लाइक इन विवो से हमें फ्यूजन ऑफ गैमेट से लेके यहाँ तक मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा. इन विवो में ICSI मिल जाएगा, AI मिल जाएगा और IUI मिल जाएगा. और अगर हम इन विट्रो की बात करें तो IVF मिल जाएगा हमें. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ET मिल जाएगा, एम्ब्रॉय ट्रांसफर. टेस्टी बेबी प्रोग्राम में हमें जिफ्ट मिलेगा, जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर. IUT मिल जाएगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. ये दोनों ही मेथड हमें याद रखना है बिकॉज नीट UG और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बिकॉज पूरा उन्हें टाइम मिला है. एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, आई थिंक अक्टूबर तक एग्जाम्स हो गई, अगस्त में पोस्टपोन्ड हो गई. अगस्त में कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम हम बोल सकते हैं NTA नहीं करा रहा है, JEE मेंस भी नहीं करा रहा है, नीट UG भी नहीं करा रहा है. सो ये पोस्टपोन्ड होकर अक्टूबर तक जाएगी. आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप घर में बैठ के बहुत सारी स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो. सो विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना. सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे टेलीग्राम नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो गाइज फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.